लफ्ज लोटा की इस्तिलाह जुबान ज़द-ए-आम हो चुकी है। क्या आपको पता है कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद की तारीख में सबसे पहले ये लफ्ज लोटा किसके बारे में? ऑल व्यूअर्स, ये है मीरपुर खास रेलवे का ओवरहेड ब्रिज। इसका इस्तेमाल अब बहुत कम होता है। बड़ी बेटी कौन सी? आप है बेटा? आप बड़ी बेटी हैं। ये अपनी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम होता है वो ये है, ये मुकम्मल एक कुर्ता है। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास पोस्ट ऑफिस चौक। ऑल व्यूअर्स, इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं। क्या आप में से कोई ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मुअम्मर अफराद ने किस हलके में वोट कास्ट किया? ये बहुत एक अलग किस्म की खबर है। क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत में पिछले कुछ अरसे से लफ्ज़ लोटा की इस्तिलाह ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुकी है और इस जो इलेक्शन हुए 2024 के, इसके जो लाहौर के एक हलके से जीतने वाले वसीम कादिर नामी शख्स, जिन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील की, आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत से इलेक्शन लड़ने के बाद अपनी उस नशिस्त को मुस्लिम लीग नून की झोली में डाल दिया और लोटा लोटा की सदाएं एक बार फिर से बुलंद हुई। क्या आपको पता है कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद की तारीख में सबसे पहले ये लफ्ज़ लोटा किसके बारे में और किसने ये जो उन्हें लक़ब तो नहीं कह सकते इसे, बहरहाल लोटा लफ्ज़ उन्होंने खल्क़ किया, तख्लीक़ किया, किस शख्स के बारे में, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बार फिर से आपको मीरपुर खास दिखाना चाहता हूं, जो कि इलेक्शन की सरगर्मियों के बाद दोबारा से एक अपनी आम डगर जो होती है कि इंसान घर से निकले कारोबार के लिए, बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए, और ज़िंदगी फिर से रवां दवां है। पाकिस्तान की सियासत में सियासी वफादारियां तब्दील करने और कलाबाजियां खाने वालों के लिए एक इस्तिलाह लोटा काफ़ी अरसे से आम हो चुकी है। मगर पाकिस्तानी सियासत में इस इस्तिलाह का इस्तेमाल कब और कैसे शुरू हुआ और तारीख में किस सियासतदान के लिए इस इस्तिलाह का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए कुछ देर हमारे साथ रहिएगा। हमने जब इन सियासी लोटों की तारीख खंगालनी शुरू की तो इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदुस्तान की सियासी तारीख में इस एजाज के पहले सजावार का नाम डॉक्टर शेख मोहम्मद आलम था, जिनकी उर्फियत लोटा इतनी मशहूर हुई कि आज भी तारीख में उन्हें डॉक्टर आलम लोटा के नाम से याद किया जाता है। डॉक्टर आलम कौन थे? उन्हें लोटा का खिताब कब, किसने और उनकी किन अदाओं की वजह से दिया, ये मालूम करने के लिए हमने तारीख के औराग खंगालने शुरू किए तो इन हवालों के जवाबात के अलावा उनके बारे में और भी बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई। 1887 में जन्मे डॉक्टर शेख मोहम्मद आलम का ताल्लुक सरगोदा से था। यूं तो डॉक्टर साहब ने कुछ दिनों लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में भी तालीम पाई, लेकिन बीए ऑक्सफोर्ड से पास किया, बैरिस्ट्री की डिग्री लंदन से ली, चलते चलते डबलिन से LLD डिप्लोमा भी ले आए। लाहौर आकर बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस शुरू की। जंग से पहले का जमाना था और डॉक्टर साहब की उठती जवानी। अगरचे उनकी प्रैक्टिस दिनों में ही चमक गई, लेकिन लाहौर की आबो हवा रास ना आई और वो जहलम चले गए। वहां से अपने शहर सरगोदा आकर डेरे डाल दिए। दुनिया के नजदीक सरगोदा के एक वकील की क्या हैसियत है? इस इलाके से बाहर कितने लोग उसे जानते हैं? सरगोदा में वकालत ही करना थी तो बैरिस्ट्री क्यों पास की? ऑक्सफोर्ड से बीए की डिग्री क्यों ली? LLD का डिप्लोमा आखिर किस काम आएगा? ये वो सारे सवालात थे जो डॉक्टर आलम को सरगोदा में परेशान कर रहे थे। जंगे अजीम दोयम से पहले का वक्त है। खिलाफत की तहरीकें हिंदुस्तान में जड़ पकड़ चुकी हैं। इन्हीं ख्यालों में गर्क एक दिन डॉक्टर आलम बैठे अखबार पढ़ रहे थे। दफतन उन्हें ख्याल आया कि लोग बड़े बड़े ओहदे छोड़कर कांग्रेस और खिलाफत की तहरीकों में शामिल हो रहे हैं, मैं भी क्यों ना प्रैक्टिस तर्क कर दूं। उन्होंने उसी वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर को खत लिखा। चंद दिन के बाद मौलाना का जवाबी खत आया कि सीधे अलीगढ़ चले आओ। अलीगढ़ में उन दिनों मौलाना मोहम्मद अली जौहर और दूसरे लीडर जामिया मिल्लिया के नाम से एक यूनिवर्सिटी कायम कर रहे थे।
डॉक्टर साहब अलीगढ़ पहुंचे तो उन्हें नायब शेखुल जामिया मुकर्रर कर दिया गया। चूंकि डॉक्टर साहब को दर्स व तदरीस के नए तरीकों के मुतल्लिक खास इल्म नहीं था, नज़्म नस्क की सलाहियत भी बहुत कम थी और जामिया के अंदाज की दरसगाह चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इसी किस्म की चीज़ों की ज़रूरत थी। फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि इस काम में कोई ख़ास माली नफ़ा भी नहीं था, इसलिए थोड़े अरसे में ही डॉक्टर साहब को इस बात का एहसास हो गया कि उनसे ये बीड़ा नहीं उठाया जा सकेगा। चुनाचे वो जामिया से मुस्ताफ़ी होकर लाहौर चले आए और यहाँ आते ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। डॉक्टर आलम सियासत के उफक पर तुलू तो हो ही चुके थे, अब उन्होंने असेंबली की रुकनियत के लिए डोल डालना शुरू किया। 1926 में पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुनक्कद हुए तो वो खाकसार पार्टी की तरफ से पंजाब बार कौंसिल की रुकनियत के उम्मीदवार हुए। उन्होंने मगरबी पंजाब में रावलपिंडी के हलके से इंतखाब लड़ा और खान बहादुर शेख अब्दुल कादिर को शिकस्त देकर असेंबली तक रसाई हासिल कर ली। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां तब्दील करते हुए बिल आखिर 1931 में कांग्रेस की मजलिस आमला के रुकन मुंतखब हो गए। कुछ दिनों के बाद मौलाना जफर अली खान ने मजलिस इत्तेहाद मिल्लत की तंजीमें नौ की तो डॉक्टर आलम साहब कांग्रेस से इस जमात में शामिल हो गए। 1936 में लाहौर में मस्जिद शहीदगंज का गलगला बुलंद हुआ तो डॉक्टर आलम को एक मरतबा फिर मंजर आम पर आने का मौका मिल गया। मजलिस इत्तेहाद मिल्लत की हिमायत से एक मरतबा फिर इलेक्शन जीते और इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां तब्दील करने की वजह से अब आवाम का उन पर एतमाद कम हो गया था। 1945 के इंतखाबात में भी उन्होंने एक मरतबा फिर से खाकसार पार्टी के टिकट पर रावलपिंडी के हलके से इंतखाब लड़ने की ठानी, मगर अब हालात अक्सर बदल चुके थे। डॉक्टर साहब को रोज बरोज पार्टियां बदलना रास न आया और उनका नाम ही डॉक्टर लोटा पड़ गया। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि आखिर इन्हें डॉक्टर लोटा का खिताब किसने अता किया। शोरिश काश्मीरी लिखते हैं कि इस फब्ती के खालिक अता हुसैन मीर काश्मीरी थे। वो जिम्मेदार अखबार में मुलाजिम थे और सूबाई महकमा इत्तलात की मार्फत लाहौर रेडियो के लिए पंजाबी प्रोग्राम की खबरें तैयार किया करते थे। डॉक्टर साहब ने किसी बात पर नाराज होकर उन्हें रेडियो से निकलवा दिया। अता ने जिम्मेदार में फौरन डॉक्टर साहब के खिलाफ मजमून लिखा जिसका नाम था डॉक्टर लोटा, और यूं डॉक्टर लोटा आनन फानन जुबान ज़दे आम हो गया। डॉक्टर आलम जहां जाते उनका इस्तकबाल लोटों से किया जाता, हत्ता के पोलिंग स्टेशनों पर भी लोगों ने लोटे सजा दिए। लाहौर में मजंग रोड पर डॉक्टर साहब ने नई कोठी बनाई, यार लोगों ने उस पर भी लोटों को झंडियों की तरह सजा दिया। 1945 के इंतखाबात में डॉक्टर साहब को मुस्लिम लीगी उम्मीदवार सर फेरोज खान ने शिकस्त से हमकिनार किया। डॉक्टर आलम की रसवाई भी हुई और शिकस्त भी। वो इस जिल्लत को बर्दाश्त न कर सके और थोड़े ही दिनों में 9 मई 1947 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो ऑल व्यूअर्स, बर्रे सगीर पाको हिंद के पहले सियासतदान डॉक्टर शेख मोहम्मद आलम, जिन्हें सियासी वफादारियां तब्दील करने पर लोटा का खिताब दिया गया। ऑल व्यूअर्स, आज से 1 महीना बेशतर मैं इस घर में आया था। एक शख्स जो कि हेपेटाइटिस सी की आखिरी स्टेज पर चल रहा था। पता हमें तब चला, हम आए, हमने कुछ माली मदद तो फराहम की, लेकिन आप सब जानते हैं कि पैसों से शिफा नहीं खरीद सकता इंसान, ये मिन जाने बल्ला होती है। उसका वक्त पूरा हो गया, इंतकाल हो गया। 5 बच्चियां थी, ये मेरे साथ बैठी हैं, बेवा इद्दत में हैं, उनसे तो बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन उस बहन की, उस वक्त जब मैं आया था वो बहन रो रही थी। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मेरे सामने उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चियों को पढ़ाए लिखाए, लेकिन ये कि शौहर का साया सर से उठ गया। एक गरीब फैमिली है, रिश्तेदार भी इतने पैसे वाले नहीं है कि वो उनकी कोई बहुत ज़्यादा माली मदद कर सके। तो मैंने दिल में तहैया किया था कि इंशाअल्लाह हम इनके साथ जुड़े रहेंगे। तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, कुछ मदद मेरे पास मौजूद है, और ये सारी मदद वो होती है जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे भेजते हैं, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। आज के इस दौर में सबसे मुश्किल है ट्रस्ट करना, एतमाद करना, बिना देखे। कभी नहीं मिले बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोगों से मैं कभी नहीं मिला, लेकिन दिल में ख्वाहिश होती है कि जो मुझ तक अमानत पहुंचती है वो वाकई किसी डिज़र्व शख्स तक पहुंचे। तो ये एक इंतहाई नीडी, इंतहाई डिज़र्व फैमिली है।
इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारा कोई कारोबार का कोई ऐसा सेटअप हो उसमें लोगों को काम भी दिया जा सके। ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं कि कुछ दुख कुछ दर्द कम कर सकें, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास एक अमानत मौजूद है और ये सारी वही अमानतें हैं जो डिज़र्व लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे जो मेहरबान हैं वो हम तक पहुंचाते हैं कि आप वो उन डिज़र्व लोगों तक पहुंचा दीजिए। ये 10,000 रुपये हैं, तो ये उस बहन तक मैं पहुंचाता हूँ। बड़ी बेटी कौन सी? आप है बेटा? आप बड़ी बेटी हैं, ये अपनी आपके लिए, ठीक है, आपकी आपकी मम्मा के लिए। बाकी ये कि जो होना था वो हो चुका, हाँ, लेकिन अल्लाह करम करे कि आगे बच्चों की ज़िंदगियों में आसानी हो। मीरपुर ख़ास के रहने वालों ने वकील बाग का नाम ज़रूर सुन रखा होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अभी मौजूदा जो नाम है इस इलाके का लगारी पंप है। बिल्कुल सामने जो इलाका आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कभी वकील बाग हुआ करता था। अब वकील बाग तो मौजूद होगा लेकिन वो जो इमारत थी वो मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब इस इलाके का नाम लगारी पंप है। तो यहीं मुझे जाना है, उस जगह तक, मुकाम तक आपको लेकर जहाँ एक गारमेंट्स का कारखाना कायम है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो कारखाना जो कि यहाँ लगारी पंप पर मौजूद है, क्योंकि मेरी भी काफ़ी अरसे से ये ख्वाहिश है कि हम लोग इस तरह का कोई छोटा कारखाना कायम कर सकें जहाँ ज़रूरतमंद मुस्तहक ख़ास तौर पर स्पेशली ख़वातीन, अगर उनके शौहर नहीं हैं तो वो तो बहुत बड़ा अपनी अर्निंग का उनका ज़रिया बनेगा, और अगर हैं भी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ है तो वो अपने मर्द हजरात की जो कमाई है उसमें एक हिस्सा डाल सकेंगे। तो एक दोस्त हैं हमारे, उन्होंने ये कारखाना कायम किया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ कुछ वर्कर काम करते हैं उनके पास। मुझे वो बड़ा ज़बरदस्त लगा, तो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। और जो हमारे वो लोग हैं हमारे साथ शामिल जो कि इंसानियत का दर्द रखते हैं कि देखें, हम ये बात होती है कि हम किसी को कुछ पैसे दे दें, उसे वक़्ती एक सहारा बन जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को मुस्तकिल रोज़गार मिल जाए, सर हर शख्स की एक इज़्ज़त नफ्स होती है, वो भी बहाल रहे। और मैं इसमें हम इसको वो नहीं कि हम इसमें से कोई बहुत प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, नहीं, सिर्फ़ एक मदद का जज़्बा। तो मैं वहाँ मौजूद हूँ, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि और ये कहाँ से काम आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आप हमारा ये कारखाना देखें। तो सबसे अच्छी चीज़ कि ये बिजली अपनी खुद जनरेट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हमारे इन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग बहुत होती है, तो उसमें तो ये काम कर ही नहीं पाएंगे कभी। तो सोलर सिस्टम लगाया हुआ उस भाई ने, मैं उनसे भी आपको मिलवाता हूँ कि कितने अखराजात आए हैं इस पर और कितने कम महदूद वसाइल से इन्होंने शुरू किया था, और आज इनके पास कितनी मशीनें हैं जिन पर वर्कर काम कर रहे हैं और कितने पैसे डेली बेसिस पर ये लोग अर्न करते हैं अपने ख़ानदान के। तो मेरे साथ मौजूद हैं जो इस कारखाने के ऑनर हैं, मंजूर सोलंकी साहब। कितने में ये कारखाना इन्होंने आगाज़ किया था, कितने पैसे, कितनी मशीनें थी और अब क्या सेटअप है, इन सब सवालों के जवाब मंजूर साहब से जानते हैं। ये शुरू में मैं 4 मशीनें लेके आया था, 4 मशीनों से शुरू किया था, फिर आस्ता आस्ता जो है कि मशीनें बढ़ाई हमने। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 22-23 मशीनें टोटल। इसके अलावा और भी गाँव में भी दी हुई है ना, दूसरा सेटअप है, उधर जगह उधर भी दी हुई हमने मशीनें, उधर भी काम होता है हमारा। तो वो गांव में लोग घरों में काम करते हैं? जी जी हाँ, घरों में काम करते हैं। तो 4 मशीनें कितने की आई थी जब आपने शुरू किया था? उस टाइम पे मशीन की कीमत कम थी, 24,000 की थी, और अभी तो महंगी है मशीनें। अभी तकरीबन 35 से 40,000 की एक मशीन। तो आपने जो सोलर सिस्टम लगाया इसके कितने अखराजात हैं? इस पे तकरीबन 6 लाख रुपए लगे हैं। सोलर सिस्टम का भी तो लगा हुआ 6 लाख रुपए का। जी हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो आपके पास 20 से कितने, ये तो यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं और कुल मिला के कितने वर्कर हैं? 22 बंदे। 22 बंदे तो यहाँ कर रहे हैं ना, जो घरों में दिया हुआ है? घरों में टोटल मेरे पास 22 बंदे काम 22 बंदे काम। जी हाँ। तो एक बंदा रोजाना कितने पैसे कमा लेता है? एक बंदे की दिहाड़ी बन जाती है तकरीबन 1,000-1,200 रुपये। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 9 बजे से लेके 8-9 बजे तक रात को।
जी हाँ। यानी कि 1000 रुपए कम से कम एक बंदा कमाता है। जी हाँ, तो पैसे कब मिलते हैं उनको, डेली बेसिस पर, हफ्ते में, महीने में? नहीं, हफ्ते पे खर्चा मिलता है, और जैसे दूसरे हफ्ते पे थोड़ा खर्चा बढ़ा के देते हैं, उसके अलावा जो है कि फिर महीने पे या 2 महीने पे पेमेंट देते हैं। आगे से हमारे को कंपनी से जैसे पेमेंट मिलती है फिर हम इनको दे देते हैं। जी, माल हम लेके आते हैं कराची से, गारमेंट फैक्ट्री है उधर, कारखाने मिल एरिया से, उधर से कारखानों से माल लेके आते हैं, फिर इनको सिलाई करके स्टिचिंग करके हम वापस लेके आते हैं। तो यहाँ पर जो काम होता है वो ये है, ये मुकम्मल एक कुर्ता है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है इसकी, कटिंग इसकी होकर आती है कराची से ही। यहाँ सिर्फ इसको स्टिच करना है, सिलाई करना है बस। तो ये है जनाब कुर्ता, कुर्ता शलवार। आपने जे डॉट के या मुख्तलिफ सफीना के और मुख्तलिफ ब्रांड देखे होंगे, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये कराची में दुकानों पे सेल होता है, ये पूरे पाकिस्तान में? जे डॉट में काम करा है सर। अच्छा अच्छा, जे डॉट में काम किया है, सही सही। हाँ हाँ, मैं भी गया था, मैं भी गया था भाई। तो पूरे पाकिस्तान में ये बन के यहाँ से कराची जाएगा, कराची से फिर कराची में भी बिकेगा और पूरे पाकिस्तान में जाएगा ये। ऑल व्यूअर्स, मीरपुर खास का रेलवे का ओवरहेड ब्रिज, बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ मौजूद हूँ आपको ये बताने के लिए कि 2024 के इलेक्शनों में वो कौन सा हलका था पाकिस्तान का जहाँ सबसे ज़्यादा मुअम्मर अफराद ने वोट कास्ट किया। NA 113 शेखुपुरा 1, अहमद अतीक अनवर साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़। अब पता नहीं कि रिकाउंटिंग में वो उनकी नशिस्त बरकरार रहती है या नहीं, लेकिन 1,19,000 के करीब वोट लेकर वो वहाँ से जीते हैं। तो तहसील है मुरीद के, ज़िला शेखुपुरा। ताज़ा तरीन जो इलेक्शन हुए हैं इनके जो मरदमशुमारी के जो फिगर हैं उनके मुताबिक 122 लोग जो मुरीद के शेखुपुरा 1 NA 113 में रजिस्टर्ड थे, उन्होंने वोट कास्ट किया है। वोट उन्होंने पता नहीं किस पार्टी को कास्ट किया है, इसके बारे में तो कोई इल्म नहीं, लेकिन पाकिस्तान का ये हलका वो हलका है जहां सबसे ज़्यादा मुअम्मर तरीन अफराद ने अपना वोट डाला। मुझे ये खबर बहुत दिलचस्प लगी, तो सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की जाए। तो ये हमारी आज की वीडियो में दो अहम चीज़ें, एक तो पाकिस्तान में लोटाक्रेसी का आगाज़ कब से हुआ, हो सकता है उससे पहले से हो, लेकिन जो चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, जिसे एक इंटरनेशनल न्यूज़ इदारे ने भी शाया किया, डॉक्टर आलम साहब के बारे में, कि वो थे जनाब लोटे सबसे पहले हुए, और उसके बाद सबसे ज़्यादा मुअम्मर तरीन अफराद वोट कास्ट करने वाला हलका, वो मैंने आपके साथ जिक्र किया। आई बिलीव कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पेटीएम पर हैं तो आप हमें पेटीएम पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे काज को, हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिलचस्पी रखने वाले दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीरपुर ख़ास से प्यार करने वाले, मीरपुर ख़ास से ताल्लुक़ रखने वाले, पाकिस्तान भर या दुनिया में कहीं भी हैं, सर आपके लिए बहुत सारी सलामती की दुआएं। आपसे मुलाकात होगी कल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।